नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम साहित्य शास्त्र में रस की प्रक्रिया का अध्ययन कर रहे थे, तो उसमें हम रस निष्पत्ति के बारे में अध्ययन करेंगे। रस निष्पत्ति का विवेचन भारतीय काव्य शास्त्र में विवाद का विषय रहा है। रस के संबंध में हर बिंदु पर विचार करने का आधार भरत मुनि का रस सूत्र है। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति ही, ये आचार्य भरत मुनि ने सूत्र दिया था रस निष्पत्ति की प्रक्रिया का। और कालांतर में जो आचार्य हैं जिन्होंने इसकी व्याख्या प्रस्तुत की, वो इस सूत्र से सहमत नहीं थे, या इस सूत्र में किन किन की व्याख्या हो सकती है, किन किन के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, रस उत्पन्न होता है, ये सारी बातें उन्होंने अपने मत या समर्थन में बताए। रस सूत्र की अत्यंत विस्तृत व्याख्या की जा सकती है। इस सूत्र के अनुसार विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इस कथन में अस्पष्टता है और यही रस निष्पत्ति विवेचन का आधार है। यानी भरत मुनि ने जो परिभाषा बताई थी, जो सूत्र बताया, तो उसमें विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रस निष्पन्न होता है। लेकिन इस सूत्र में अस्पष्टता है, कुछ प्रश्न उठते हैं। पहला प्रश्न ये उठता है कि संयोग और निष्पत्ति का क्या आशय है। संयोग किसका होता है, निष्पत्ति कैसे होती है, किसकी होती है, किसके हृदय में उत्पन्न होती है, रस कहाँ होता है, ये सारी विवेचन का विषय। दूसरा प्रश्न है रस निष्पत्ति कहाँ होती है। अनुभूति यानी ऐतिहासिक पात्र में है, या नट में यानी जो अभिनय कर रहा है उसके में, या जो देख रहा है सहृदय में, उसकी निष्पत्ति कहाँ हो रही है इनमें से। तीसरा प्रश्न है नट और सहृदय में रस का भोक्ता कौन होता है, यानी उस रस का आनंद कौन लेता है, किसके हृदय में होती है, उसका भोक्ता कौन है। भरत मुनि के परवर्ती आचार्यों ने भारत के इस सूत्र की अपने अपने ढंग से व्याख्या प्रस्तुत की है। इन प्रश्नों का समाधान भी प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया। सर्वप्रथम हम आचार्य भरत मुनि के दृष्टिकोण पर विचार करते हैं, यानी हम इस रस सूत्र में संयोग और निष्पत्ति की प्रक्रिया या इसकी व्याख्या वगैरह हम पढ़ेंगे, समझेंगे। उससे पहले हम आचार्य भरत मुनि के दृष्टिकोण पर विचार करते हैं कि उन्होंने इस प्रक्रिया के बारे में क्या बताया अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में। भरत मुनि ने संयोग का अर्थ है वो संसर्ग से, और निष्पत्ति का अर्थ बताया बनना, रस रूप प्राप्त होना या निष्पन्न होना ग्रहण किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने उत्पत्ति शब्द का प्रयोग भी अनेक बार किया है। अब यहाँ पर भी एक प्रश्न बनता है कि आचार्य भरत मुनि ने निष्पत्ति का अर्थ तो उन्होंने बताया, लेकिन उन्होंने उत्पत्ति शब्द का प्रयोग भी अनेक बार किया है। यहाँ ध्यान देने की बात है कि उनकी उत्पत्ति शब्द अरूप को रूप देने का वाचक नहीं है, यानी कोई नई चीज़ पैदा नहीं हो रही है कि जो दिखाई नहीं दे रही थी बाद में उत्पत्ति हो गई, यानी उसका रूप प्रकट होकर के हमारे सामने आ गया, बल्कि नया रूप धारण करने का बोधक है। यानी उनकी उत्पत्ति का अर्थ है कि कुछ नया रूप धारण हो रहा हो। विभावादि का संसर्ग पाने से स्थायी भाव रस का नया रूप प्राप्त कर लेता है, यानी ये उत्पत्ति है कि स्थायी भाव हृदय में था, विभाव आदि के संयोग से एक नई चीज पैदा हुई, उत्पन्न हुई, उसका नाम है वो रस है। फिर आगे इससे बात स्पष्ट नहीं हुई तो अनेक आचार्यों ने इस सूत्र की व्याख्या की। रस सूत्र के 4 प्रमुख व्याख्याता आचार्य हैं। नंबर 1 आचार्य भट्टलोलट, नंबर 2 आचार्य शंकुक, नंबर 3 आचार्य भट्टनायक, नंबर 4 आचार्य अभिनव गुप्त। बहुत बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है रस सूत्र के प्रथम व्याख्याता, द्वितीय व्याख्याता या तृतीय व्याख्याता या अंतिम व्याख्याता आचार्य कौन थे नेट जेआरएफ प्रतियोगिता परीक्षाओं में, या इनका क्रम पूछा जाता है कि उक्त आचार्यों ने जो इस सूत्र की व्याख्या की है तो उनको क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो ये अपने को ध्यान रखना है, ये प्रश्न 2-3 बनते हैं यहाँ पर, ये याद रखने हैं, इनका क्रम याद रखना है। हम बारी बारी से इनकी व्याख्या और इनके मतों की समीक्षा करेंगे, साथ इनका दिया गया मत साहित्य जगत में मान्य हुआ या नहीं, उसकी सीमाएं क्या क्या है, उस पर क्या क्या आक्षेप आरोप लगाए गए हैं, इसकी विवेचना भी हम करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं आचार्य भट्टलोलट की। रस सूत्र के
प्रथम व्याख्याता आचार्य भट्ट लोलट है। तो पहला प्रश्न तो यहाँ ध्यान रखना है कि रस सूत्र के प्रथम व्याख्याता आचार्य कौन थे, तो आचार्य भट्ट लोलट। फिर दूसरा प्रश्न है, इनके मत को उत्पत्तिवाद या आरोपवाद भी कहा जाता है। तो ये इनके सिद्धांत का नाम है, इन्होंने जो अपना मत दिया था उसका नाम है उत्पत्तिवाद या आरोपवाद। अब इन्होंने जो अपने व्याख्या प्रस्तुत की थी उसमें इन्होंने निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति से लिया है और संयोग शब्द के 3 अर्थ बताए हैं। इन्होंने जो संयोग शब्द के 3 अर्थ बताए हैं उनमें कालांतर में आचार्य मम्मट ने इनको थोड़ा बहुत परिशोधित करके साहित्य जगत के समक्ष रखा था। स्थायी भाव के साथ जब संयोग होता है तो उत्पाद्य उत्पादक भाव यानी स्थायी भाव को उत्पन्न करने वाले रस रूप तक उत्पादक बनाने वाले होते हैं। उनमें किस किस का संयोग होता है, वहाँ उत्पाद्य उत्पादक का संबंध होता है। अनुभाव के साथ गम्य गमक का संबंध होता है, क्योंकि अनुभाव गमन करते हैं किसके, आश्रय के हृदय में। आश्रय की चेष्टाएं हैं वो अनुभाव कहलाती है। हमें पता चलता है कि उसके हृदय में कौन सा रस निष्पन्न हुआ है, कौन कौन सी क्रियाएं उसके हृदय में हो रही है, ये सारे अनुभाव में आते हैं। संचारी भाव के साथ उसका पोषक पोष्य संबंध होता है, क्योंकि संचारी भाव का हमने पढ़ा ही था कि वो परिपुष्ट करते हैं, रस दशा तक पहुंचाते हैं, पोषण करते हैं उसका, तब जाकर के रस निष्पत्त होता है। लेकिन आचार्य मम्मट ने इसमें एक परिवर्तन किया था। स्थायी भाव के साथ उन्होंने जनक जन्य भाव रखा था, बाकी गम्य गमक और पोषक पोषक भाव है वो बिल्कुल वही रखे थे जो आचार्य लोलट ने बताए थे। फिर तीसरा इन्होंने बताया स्थायी की सत्ता अनुकार्य। अनुकार्य का मतलब होता है जिसका हम अनुकरण कर रहे हैं, जैसे मूल पात्र राम आदि है, और नट अभिनेता जो उसका अभिनय प्रस्तुत कर रहा है नाटक के माध्यम से हमारे समक्ष। प्रेक्षक या परमाता, प्रेक्षक या परमाता को दर्शक कहते हैं। और आस्वाद में स्वीकार किए, यानी आचार्य भट्ट लोलट का मानना है कि स्थायी भाव सब जगह रहता है। किस किस में, अनुकार्य में, मूल भाव में, मूल पात्र में रहता है, नट और अभिनेता में रहता है, दर्शक में रहता है, और जो इसका आस्वादन करने वाला है उसके हृदय में भी स्थायी भाव रहते हैं। फिर तीसरा इन्होंने बताया, इनके अनुसार संयोग कारण संबंध और निष्पत्ति कार्य है। यानी लोलट के अनुसार संयोग का अर्थ है मतलब कारण, कोई कारण हो, जैसे विभाव आदि, उद्दीपन, आलम्बन, अनुभाव, वो कारण है, और निष्पत्ति कार्य है, और उनकी जब वो सामने होते हैं तो उनकी निष्पत्ति होती है, वो कार्य होता है, अर्थात रस निष्पन्न होता है। अतः दोनों कारण कार्य संबंधवाची है। कौन कौन, संयोग और निष्पत्ति कारण कार्य संबंधवाची है। स्थायी भाव आलम्बन द्वारा उद्बुद्ध होकर उद्दीपन से उद्दीप्त होकर संसारियों से पुष्ट होता है। ये इन्होंने इसकी परिभाषा बताई कि स्थायी भाव के सामने जब कारण हो, आलम्बन से उद्बुद्ध होंगे, उद्दीपित होंगे, उद्दीपन से, फिर संसारियों से पुष्ट होंगे। कारण और कार्य का मतलब जब सामने कारण होगा तभी रस निष्पन्न होगा, उसका कार्य होगा। फिर आगे उन्होंने बताया रस की अभिव्यक्ति है वो अनुकार्य में होती है। भट्ट लोलट के अनुसार स्थायी भाव उपचय है। उपचय का मतलब परिपक्व अवस्था तक पहुंचते हैं, वो है वो स्थायी भाव है, रस दशा तक वही पहुंचते हैं। विभावादि उपचायक है, यानी वो सहायक है, रस दशा तक पहुंचाने वाले वो सहायक है। इन दोनों का कार्य कारण संबंध है। किन में, स्थायी भाव में और विभावादि में कारण और कार्य का संबंध है। कारण कौन है, विभावादि। कार्य क्या हो रहा है, स्थायी भाव का रस दशा में निष्पन्न होना। स्थायी भाव उत्पन्न होकर रस रूप में प्रकट होते हैं। उत्पत्ति का अर्थ अरूप से रूप न होकर उपचित होने से है, जो एक मिश्र प्रक्रिया है। यानी उत्पत्ति का अर्थ उन्होंने भरतमुनि की तरह ही बताया कि अरूप से रूप न होकर के एक मिश्रित प्रक्रिया बताई। मिश्रित प्रक्रिया कैसे हो गई, जैसे स्थायी भाव है वो विभाव, अनुभाव, आलम्बन, उद्दीपन, संसारी, इनसे सबसे मिश्रित होकर के रस दशा में पहुंचते हैं, इसलिए वो मिश्रित प्रक्रिया है। इसी कारण इनके मत को उपचयवाद भी कहा जाता है। यानी एक प्रश्न ये भी बनता है कि इनके मत को उपचयवाद क्यों कहा जाता है, या उपचयवाद किसके मत को कहा जाता है, तो हमें याद रखना आचार्य भट्ट लोलट के। इनके मत का सार हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। यानी हम
इनके मत में जो विचार दिए थे इनके सार रूप में, जैसे पहला है उपचितावस्था अर्थात परिपक्वावस्था को प्राप्त स्थायी भाव ही रस है। अब आपको यहाँ पर ये कथन ध्यान में रखना है, क्योंकि कई बार परीक्षाओं में ये कथन दे करके पूछ लिया जाता है कि उक्त कथन किसका है। उपचितावस्था यानी परिपक्व अवस्था को प्राप्त स्थायी भाव ही रस है, ये आचार्य लोलट की मान्यता थी। स्थायी भाव जो स्वयं आरंभ में अनुपचित रहते हैं यानी अपरिपक्व रहते हैं। अनुपचित विभाव अनुभाव और संसारी भावों का संयोग पाकर उपचित यानी परिपक्व होते हैं। तो लोलट का मानना है कि स्थायी भाव प्रारंभ में तो अपरिपक्व रहते हैं। सही है, क्योंकि जब तक सामने कारण नहीं होगा, अलम अनुदीपन अनुभाव या संसारी नहीं होंगे, तब तक वो रस दशा में नहीं पहुँचेंगे। जब वो संसारी भाव विभाव अनुभाव का संयोग पाकर उपचित होते हैं यानी परिपक्व होते हैं, तब इनका नाम रस दशा हो जाता है, यानी तब वो रस दशा को प्राप्त होते हैं। दूसरा है यह रस अनुकार्य यानी वास्तविक राम आदि में भी रहता है, अभिनय करने वाले में भी रहता है, नट अभिनेता में भी रहता है। यानी उनका मानना है अनुकार्य यानी मूल पात्र जिनका हम अनुकरण कर रहे हैं उनमें भी, अभिनय करने वाले में भी रहता है, नट यानी अभिनेता में भी रहता है, दर्शक में भी रहता है। क्या चीज़? रस, यानी रस की उत्पत्ति रस की मौजूदगी उन्होंने हर जगह बताई, इन चारों में बताई है। तीसरा नट यानी अभिनेता स्थायी भाव को जन्म देने वाला या उत्पादक नहीं है, यानी वो नट या अभिनेता है वो स्थायी भाव को जन्म देने वाला नहीं है। वह मूल पात्र राम आदि का अनुकरण मात्र करता है। वह कुछ देर के लिए वेशभूषा बनाकर अनुभवों के अभिनय द्वारा मूल पात्र का आरोप अपने में करता है। इसी कारण भट्ट लोलट के मत को आरोपवाद भी कहा जाता है। तो एक प्रश्न यहाँ पर यह भी ध्यान रखना अपने को कि आरोपवाद किसके मत को कहा जाता है? आचार्य भट्ट लोलट के मत को। अब क्यों कहते हैं? क्योंकि जब नाटक या नेता या अभिनेता नट है वो क्या करता है? मूल पात्र राम का अनुकरण करता है। कुछ देर के लिए राम की वेशभूषा बना करके अनुभवों के अभिनय द्वारा यानी उसके हृदय में जो अनुभव पैदा होता है उसके द्वारा मूल पात्र का केवल आरोप करता है अपने पर। सही है, राम वो बन नहीं सकता लेकिन राम का आरोप अपने ऊपर करता है, इसलिए इनके मत को आरोपवाद कहा जाता है। वह अपने भीतर अनुकार्य के रस की बार बार खोज करता है, वह यत्न करता है कि दूसरों को चमत्कृत कर सके, यानी वो अपने भीतर अनुकार्य यानी राम की खोज करता है। कौन? नट। वो वैसा दिखाने का प्रयास करता है, अपने क्रियाकलापों से दर्शक को चमत्कृत करने का प्रयास करता है कि जैसे ही उसके हृदय में रस की निष्पत्ति होगी तो सामने वाले दर्शकों में भी रस की निष्पत्ति वैसी की वैसी ही हो सकती है। स्थायी भाव दर्शकों या प्रेक्षकों में नहीं रहता है। दर्शक तो अभिनेता के कुशल अभिनय को देखता है और उसमें ही रस की प्रतीति मानकर चमत्कृत होता है। यहाँ थोड़ी सी एक अटपटी सी बात कह दी आचार्य लोलट ने कि स्थायी भाव दर्शकों में नहीं रहता है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि रस का मूल कारण है वो है स्थायी भाव। जब तक स्थायी भाव नहीं होगा तब तक रस की स्थिति या रस का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो लोलट का मानना है कि स्थायी भाव दर्शकों या प्रेक्षकों में नहीं रहता है। दर्शक तो कुशल अभिनय को देखता है, किसके? नट के, और उसमें ही रस की प्रतीति मानकर चमत्कृत होता रहता है। यानी कहने का मतलब है कि दर्शक हृदय में रस की निष्पत्ति नहीं होगी नाटक काव्य पढ़ने सुनने देखने से, बल्कि केवल जो नट है उसके हृदय में रस की निष्पत्ति होगी। तो यहाँ पर ये थोड़ी सी विरोधी बात है वो आचार्य लोलट ने कह दी है। फिर आगे पांचवी बात है इनके मत की कि अनुकार्य का हृदय रस निष्पत्ति का प्रधान स्थल है। यानी उन्होंने कहा था कि अनुकार्य यानी जिसका हम अनुकरण कर रहे हैं उसका हृदय ही रस निष्पत्ति का प्रधान स्थल है, बाकी किसी के हृदय में रस की निष्पत्ति नहीं होगी। तो ये इस प्रकार से इनके मत का सार था। अब हम पढ़ रहे हैं कि इन पर क्या क्या आक्षेप और सीमाएं हैं वो लगाई गई थी। कालांतर में लोगों ने उसके मत को स्वीकार किया या नहीं किया। तो भट्ट लोलट के मत पर आचार्य शंकुक ने आक्षेप लगाए हैं। उनका कहना है कि सामाजिक नायक नायिका द्वारा अनुभूत रस का आस्वादन नट नटी के माध्यम से प्राप्त करता है, अतिव्याप्ति दोष से युक्त है। जिसमें स्थायी भाव होगा रस भी उसी में होगा, न किसी अन्य में। बिल्कुल सही बात बताई आचार्य शंकुक ने कि जिसमें स्थायी भाव होगा उसी में ही रस होगा, अन्य में नहीं होगा, क्योंकि यही बात है। लेकिन आचार्य लोलट ये नहीं मानते हैं।
वो तो ये कह रहे हैं कि सामाजिक नायक नायिका द्वारा अनुभूत रस का आस्वादन नट नटी के माध्यम से प्राप्त करता है। यानी मूल पात्र है, उनके हृदय में रस था, और नट या अभिनेता क्या करता है, वो खुद उस रस का अनुभव करता है, लेकिन दर्शकों को उस रस की निष्पत्ति नहीं हो रही है। इसलिए इसको अतिव्याप्ति दोष से माना है, क्योंकि वो दर्शक में रस की निष्पत्ति मान ही नहीं रहे। इस तरह से केवल नायक नायिका ही रसास्वादन प्राप्ति के अधिकारी ठहरते हैं, बाकी किसी के हृदय में रस निष्पन्न हो ही नहीं रहा है। तो ये बहुत बड़ा आक्षेप उन्होंने लगाया, और वास्तव में ये बहुत बड़ी कमी भी थी लोलट के मत की, लेकिन उनकी अपना मत था, उनके अपने विचार थे, उनकी अपनी व्याख्या थी। दूसरा, लोलट की कारण कार्य भाव संबंध की स्थापना भी खरी नहीं उतरती। कारण विभाव आदि के नष्ट हो जाने पर भी कार्य की स्थिति बनी रहती है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब सामने कारण नहीं होगा तब कार्य कहाँ से होगा। यानी शंकु का मानना है कि जब सामने कारण यानी विभाव अनुभाव नहीं होंगे, वो नष्ट हो जाते हैं, तब रस निष्पन्न नहीं होगा। लेकिन लोलट मानते हैं कि वो रस की निष्पत्ति की प्रक्रिया वो जारी रहती है, यानी कार्य होता रहता है। तो ये दूसरा इन्होंने इस पर आक्षेप लगाया। तीसरी जो सबसे बड़ी कमी बताई जाती है वो है ये कि रस निष्पत्ति प्रक्रिया में सहृदय का उल्लेख इन्होंने नहीं किया, क्योंकि जब सहृदय की हृदय में रस की निष्पत्ति नहीं होगी, तब तक उसका उल्लेख नहीं होगा, तब तक मूल पात्र का अनुकरण करने से या नट नटी द्वारा या नायक नायिका द्वारा अपना जो अभिनय दिखाने से कोई भी फायदा नहीं पहुंचने वाला है दर्शक या प्रमाता को। तो इस प्रकार से हमने आचार्य भट्ट लोलट के मत का विवेचन पढ़ा, उसकी क्या क्या कमियां थी, उन पर क्या क्या आक्षेप या आरोप लगाए गए थे, तो ये हमने इनका विस्तृत अध्ययन किया। तो एक आचार्य भट्ट लोलट जो प्रथम व्याख्याता आचार्य कहे जाते हैं भरत मुनि के रससूत्र के, तो हमने उनका अध्ययन है वो आज इसमें किया है। बाकी का अध्ययन है वो हम कल करेंगे। दूसरे व्याख्याता आचार्य और कौन कौन से उनके बारे में पढ़ेंगे। आज बस इतना ही। धन्यवाद।